नमस्कार दोस्तों। 2023 भारत की सियासत के दृष्टिकोण से बहुत अहम है और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तमाम सेना उतार दी और लगातार उनकी सेना इस चीज को लेकर प्लान कर रही है कि किस तरीके से कैसे 2023 में होने वाले सारे चुनाव जीतेंगे। आपने अभी देखा पीछे नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में चुनाव हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने एन केन प्रकारेण वहां चुनाव जीत लिए। त्रिपुरा में चुनाव जीता और त्रिपुरा में अब चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद वहां कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं सब पर जानलेवा हमले हो रहे हैं। उनके घरों को जलाया जा रहा है। उन पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उससे दूसरे राज्यों में संदेश दिया जा रहा है कि यदि आप कांग्रेस के साथ खड़े होंगे तो आप मारे जाएंगे क्योंकि आप कमजोर। ईट दिल दिसे ना इतने मारते तुम्हारे मुना मुना तुम्हारे मारते। तो यह स्थिति है और जब यह स्थिति हो तो आपको सोचना पड़ेगा। अब आपसे बात करता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी इतना बौखलाए हुए क्योंकि आने वाले वक्त में जिन 4 राज्यों का चुनाव है उनमें भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा संकट का काल है। तो जब संकट की स्थिति हो तो उस पर चर्चा करना बनता है। सबसे पहले शुरुआत करूंगा राजस्थान से। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार और वो लगातार तमाम सारी चीजों को लेकर काम कर रही है और काम के दौरान विवाद पैदा किया जाता है और तमाम सारी चीजें पैदा की जाती है। तमाम कंट्रोवर्सी जो पैदा की जाती है वो पैदा करने में कांग्रेस के लोगों का भी इस्तेमाल होता है और कांग्रेस के बाहर के लोगों का भी होता है और भारतीय जनता पार्टी तो उसमें आग में घी का काम करती है। तो वह स्थिति है। अभी हम देख रहे हैं कुछ विधवाएं थी। कानून कहता है कि यदि आप सैन्य विधवा हो या किसी कर्मचारी की विधवा हो या जो भी हो, उस स्थिति में आपको अधिकार होता है कि आप नौकरी ले लें अपने पति की जगह अनुकंपा के आधार पर। नहीं है तो आप अपने बाद में अपने बेटे को, अपनी बेटी को दिला सकते हैं। और जब नहीं हो तो कोई जो आपके परिवार का परिवार जो डिफाइन किया गया है, कुटुंब डिफाइन किया गया है, उसमें आप, आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके पति है, अन्य कोई नहीं। लेकिन वो जिद कर रही नहीं, हमें नहीं है तो हमारे देवरों को दे दीजिए या किसी और को दे दीजिए और इस तरह से स्थितियां। और जब यह स्थितियां हो तो सवाल उठता है कि आखिर आप नियम के विरुद्ध, और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से ड्रामा क्रिएट कराते हैं, मीडिया के साथ मिलकर कराते हैं कि उन महिलाओं के मुंह में घास भर देते हैं और उसके बाद में वो दंडवत कर रही है, वो कर रही है। पेट कॉलोनी और पीछे 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 वीडियो वाला बनाने दो।
और मुंह दिखाओ ऊपर, मुंह धूप 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 ऊपर धूप। अब खड़ी हो जाओ। साहब पेंशन तो उन्हें वैसे भी मिलनी, तो उन्हें घास खाने की तो जरूरत पड़ेगी ही नहीं, नौकरी मिल जाएगी तो एक एडिशनल हो जाएगी। तो यह स्थिति है। तो नियम के तहत उन्हें नहीं मिल सकती, अब जबरदस्ती उस पर बवाल करें, और जब भाजपा के लोग इस पर बवाल करते हैं, पूरा आतंक मचाते हैं, तो उस स्थिति में पुलिस को अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है। यह एक समस्या है। क्यों? क्योंकि आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लीडरशिप नहीं। वसुंधरा राजे सिंधिया हुआ करती थी, और वसुंधरा राजे की स्थिति क्या हुई कि उन्हें नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते, इसलिए उन्होंने डंप कर दिया। उसके बाद में उन्होंने भैरव सिंह शेखावत के लड़के गजेंद्र शेखावत को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो भ्रष्टाचार समेत तमाम मामलों में फंसे हुए, और उनकी स्थिति है कि वो लीडर बन ही नहीं पा रहे हैं। तो यह स्थिति है। तो मतलब घी पिला के उसको गधे को पहलवान बनाने की कोशिश हो रही, नहीं हो पा रही। उसके अलावा पुनिया है, पुनिया की हैसियत कुछ नहीं है, और उनकी भी जो स्वीकार्यता है कोई बहुत बड़ी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट खड़ा है, और जब संकट खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी लगातार तमाम सारी जनता की रियायतें देकर के और तमाम सारी चीजें करके जनता के बीच खड़ी है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए डरना और दिखना दोनों चीजें, और कांग्रेस पार्टी पूरे मैंडेट के साथ में वहां पर है। जब उन्होंने सचिन पायलट के साथ मिलकर के सरकार गिराने की कोशिश की थी, तब भी वो सफल नहीं हो पाए थे, और तब भी अशोक गहलोत ने सरकार बचा ली थी, जिसमें कोर्ट से लेकर सबने हस्तक्षेप किया। तो यह बात भी समझने की जरूरत है। चलिए इसके बाद में आते हैं, एक दूसरा स्टेट है मध्य प्रदेश। आपको याद होगा जब 2018 में चुनाव हुआ था, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने 114 सीटें जीती थी, और जब 114 सीटें जीती थी और बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए होती हैं, तो उस स्थिति में बीएसपी के कुछ लोगों ने, कुछ और दूसरे निर्दलियों ने, सबने समर्थन कर दिया था। 2 सीटों का सवाल था, और ऐसी स्थिति में वो सरकार बन गई थी। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर थी, तो वो दूर कैसे रह सकते थे? उसके पहले वो लंबे समय तक शासन कर चुके, 3 टर्म यानी 15 साल शासन कर चुके, तो आप समझ सकते हैं। और अभी फिर जो है तकरीबन 2 साल शासन कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने, आपको याद होगा अंग्रेजी हुकूमत के दौरान एक गद्दार हुआ करता था राजा, जिसको सिंधिया कहते हैं। सिंधिया मतलब गद्दार के तौर पे पहचाना जाता था। तो अब सिंधिया के वंशज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वही गद्दारी, जिस कांग्रेस ने उन्हें सब कुछ दिया, उस कांग्रेस के तमाम विधायकों को तोड़कर और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाई। कांग्रेस सरकार गिर गई, लेकिन गिरने के बाद भी कांग्रेस के, आज यदि आप बात करेंगे तो आज भी कांग्रेस पार्टी के वहां 96 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पास निर्दलीय और सब मिला करके जो भारतीय जनता पार्टी के पास है 127 विधायक हो गए, क्योंकि उपचुनाव हुआ था जो उन लोगों से इस्तीफा दिला करके और किया गया था। इसके बाद में 2 बीएसपी के हैं, 1 समाजवादी पार्टी का है और 4 निर्दलीय। तो ऐसी स्थिति में समझ सकते हैं। और 230 की जो ये विधानसभा है, इसमें अब लोग जवाब देना चाहते हैं, परेशान हो चुके हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो किया है उससे बुरा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि कोई आज से वो नहीं। शिवराज सिंह चौहान जो है 2005 से मुख्यमंत्री, तो ये खेल है। तो शिवराज सिंह चौहान का इतना शासन हो गया, उसके पहले उमा भारती रही हो या और पटवा रहे हो, ये सारी चीजें नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से खेल मध्य प्रदेश में हो रहा है। लेकिन कांग्रेस लड़ रही है और मुद्दों को लड़ रही है, और
जिस तरीके से वो जनता की बात करती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। तो यह एक स्थिति है। इसके बाद बात कर लेते हैं। इसके बाद में स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जो है मुख्यमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में जो मॉडल तय किया गया उसका नतीजा यह है कि हिंदुस्तान के अंदर सबसे कम महंगाई छत्तीसगढ़ में है, सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में है, और छत्तीसगढ़ में गरीब से गरीब को कैसे पोषित किया जाए इसके लिए पूरी योजना बनाई गई। किसानों के लिए किया गया और बहुत सारे लोगों के लिए किया गया, और जिस तरीके से किया गया और जो ये कारपोरेट माफिया है इनसे लड़ाई लड़ने का काम किया गया, तो ऐसी स्थिति में सब चिढ़े हुए हैं। लेकिन साहब 90 की विधानसभा में 71 विधायक जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के 71, और भारतीय जनता पार्टी के कितने हैं? 14। तो आप समझ सकते हैं। इसके बाद में 3 है जनता कांग्रेस के, वो भी एक प्रकार से जो है समर्थन दे रहे हैं कांग्रेस को, और बीएसपी के 2 हैं वो भी समर्थन दे रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत वहां पतली है। वहां कैसे आया जाए इसको लेके रमन सिंह दागदार हैं, और लगातार उनको सबको ही जान चुका है कि वो अपने 15 साल के शासन में उन्होंने लूट लिया छत्तीसगढ़ को। इस बात को लेकर के सवाल है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद में आइए कर्नाटक की बात कर लिए। कर्नाटक में जो स्थितियां हैं वो भी बहुत बुरी है, और उसमें जिस तरह की स्थिति है तो आप ये समझिए वहां 224 की विधानसभा है, और वहां कांग्रेस के पास इस समय 72 है, और जेडीएस के पास 30 है, 2 पद खाली हैं, और 120 बीजेपी के पास। बीजेपी के पास 120 नहीं हुआ करते। जो जनमत आया था वो कांग्रेस के पक्ष में आया था। जेडीएस और कांग्रेस ने मिल करके सरकार बनाई, लेकिन जिस तरीके से तोड़फोड़ हुई, सब कुछ हुआ, और बेच और वो करके कब्जा किया गया सरकार पे। तो यहां पर भी कब्जा किया गया, मध्य प्रदेश में कब्जा किया गया, यहां कब्जा किया गया। एक कब्जा करने की कोशिश हुई थी, मैं पहले बता चुका हूं, राजस्थान में, जो सफल नहीं हो पाई। वहां पर भी अडानी के प्रोजेक्ट और सारी चीजें हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। तो ये आप समझिए आदिवासी बाहुल क्षेत्रों में जो पूरा खनन है, सारी चीजें, उन पे कब्जा करने का काम। तो यह स्थिति है। और इसके बाद जिस तरीके से इन सारे राज्यों में खेल होता है, तो कर्नाटक में भी वही खेल होगा। और जब यह खेल होता है तो सवाल उठता है, क्योंकि जो वहां पर बसवराज मुंबई है, उनकी उतनी स्वीकार्यता नहीं है, वो नरेंद्र मोदी के सहारे है। और येदियुरप्पा जो करप्शन के मामले में जाने जाते हैं, भ्रष्टाचार के मामले में जाने जाते हैं, तो उनकी स्थिति यह है, उनको नरेंद्र मोदी गले लगाते हैं, अब घूमते हैं। वो कुछ जातियों में, लिंगायत समुदाय में एक बड़ी पकड़ रखते हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी स्थिति खराब है। अब आप समझिए, तो भारतीय जनता पार्टी के पास जो नेता हैं वो सभी दागदार, और इस समय जो मौजूदा सरकार है उसे 40% कमीशन की सरकार कहते हैं, क्योंकि उन्हीं की भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर संघ के अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख के बताया था कि हमारी सरकार में 40% कमीशन लिया जा रहा है, और जिस कारण से सारे काम जो है बर्बाद हो रहे हैं, और उसके कारण ही हादसे हो रहे हैं और सब कुछ हो रहा है। तो यह स्थिति है। तो इससे आप समझ सकते हैं यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी परेशान है, और उसके लिए सब कुछ इस्तेमाल कर रही है, और इसके लिए वो देश के और देश के बाहर का इस्तेमाल करती, पैसा और सब कुछ इस्तेमाल करती। तो यह है, आपको समझ। एक घटना का जिक्र करूंगा, इंटरनेशनल है लेकिन उसका कनेक्शन हमसे भी। चीन की मदद से सऊदी अरब और ईरान में एक अहम समझौता हो गया। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन के तौर पे होते हैं, लेकिन समझौता हो गया, और आज वो एक होकर के खड़े हैं, और जिस तरीके से एक होकर के खड़े हैं, अपने आप में एक अलग संकेत। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि चीन की भूमिका भारत में, चीन हमारे यहां भी अपनी भूमिका अदा कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री सऊदी अरब के शेख के साथ जाकर के गले मिलके और वो करते हैं, और हमारे कुछ नेताओं में नाम नहीं लूंगा,
और यदि आप कहें तो ले भी लेता हूं। प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार के बेटे सऊदी अरब के शेख के साथ मिलकर बिजनेस करते हैं, बिजनेस पार्टनर, और उसके जरिए तमाम सारी चीजें डील होती है। और उन डील का मतलब समझ सकते, तो वो डील हिसाब चले जाएगी। इधर अडानी का चाइना कनेक्शन, जो मैं कल आपको बता ही चुका हूं। तो ये सारी चीजें मिल करके नरेंद्र मोदी को कैसे, इसीलिए नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद चीन को सबसे ज्यादा व्यापार किया गया, और चीन से हम 100 अरब डॉलर से अधिक के नुकसान पर है। यह हमारा व्यापार घटा है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि देश को लुटवा करके हम चाइना को मदद कर रहे हैं, और चाइना हमारे डिफेंस से लेकर के तमाम सेक्टर्स के जो ठेके पट्टे हैं, काम है, उनमें घुसा हुआ है अडानी के जरिए। तो आप ये कनेक्शन समझिए, इसके जरिए पूरा एक खेल किया जाता है। जो अभी 3 राज्यों का चुनाव हुआ उसमें भी चीन कनेक्शन था, क्योंकि वो चीन से सटे हुए हैं और चीन नागालैंड पे कब्जा करना चाहता है। यही वजह है कि वहां ईसाइयों ने भाजपा को वोट दिया। मेघालय में आपने देखा, हालांकि मेघालय में इन्हें 2 ही सीटें मिली, और त्रिपुरा में आप देख रहे हैं, त्रिपुरा में हमले हो रहे हैं उसके बाद। तो ये चीन का एक राजनीतिक खेल है, और इस खेल में जिस तरीके से चीन भूमिका अदा करता है और सारी चीजें करता है, वो समझने वाला है, क्योंकि ये पूरा कनेक्शन मैं आपको बता चुका हूं। अब चीन और इजराइल की मदद लेते हैं, चीन के जरिए तमाम सारे ये डील करते हैं, और इजराइल के जरिए जासूसी करते हैं। तो यह नरेंद्र मोदी का चुनाव मॉडल है। तो चुनाव जीतने के लिए वो देश विरोधियों के साथ भी मिल जाते हैं, और देश के लोगों का शोषण भी कर लेते हैं। पूंजीपतियों का पैसा लेने के लिए, पूंजीपतियों के लिए गलत तरीके से भारत सरकार को बेच देते हैं, देश को बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं। और इसकी बात यदि करें तो अभी अभी इन्होंने जिन उसको बेचने की वो दी है, परमिशन दी है, तो यदि आप देखिए 2 दर्जन सरकारी कंपनियां हैं जिन्हें बेचने का पूरा कर दिया है, उसकी मंजूरी दे दी है। तो ये जो 23 कंपनियां हैं, इनको आप समझ लीजिए, ये लगातार जिस तरीके से बेची जा रही, जिस तरीके से किया जा रहा है और सब कुछ है, इनमें तमाम सारे, तो ये वही नरेंद्र मोदी हैं। न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो खूब खाओ खूब खिलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, तो देश भी बेच रहे हैं। और चुनाव, सत्ता की मुझे वो जरूरत नहीं, भूख नहीं, तो सत्ता के लिए हर वो कुकर्म करने को तैयार है जिससे देश बर्बाद। तो जब यह हालत हो तो आपको सोचना चाहिए, क्योंकि आपका देश है, हमारा देश है। नरेंद्र मोदी जैसे लोग तो आते हैं और झोला उठा के चले जाते हैं, क्योंकि सारा पैसा ब्लैक मनी के जरिए स्विस बैंकों में जमा हो रहा है। और 2014 से यदि मुकाबला करेंगे तो स्विस बैंकों में 2014 के मुकाबले आज जो पैसा है वो 4 गुना ज्यादा हो गया है, 4 गुना ज्यादा। इससे आप समझ सकते हैं। और ब्लैक मनी का जो खेल है वो सेल कंपनियों के जरिए होता है, जिन्हें फर्जी कंपनी कहते हैं, और उनके जरिए जो खेल चल रहा है, उसका चीनी कनेक्शन चल रहा है, इजरायली कनेक्शन चल रहा है, वो सब हमारे साथ। तो यह एक सत्य है। इस सत्य को जितनी जल्दी जानिए, क्योंकि देश हमारा है, हम देश के, और हम अपने देश को बर्बाद होते नहीं देख सकते। क्योंकि कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पूर्वजों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी इस देश के लिए। तो मुझे दर्द है कि मेरे देश से कोई खिलवाड़ करे। इसके साथ चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।